हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल, जिसे बोर ने 1913 में बनाया था और परमाणु संरचना के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार भ्रमण करते हैं। इस मॉडल में ये बताया गया था और 1913 में रदरफोर्ड ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था और उसी के नाम पर इसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। देखते हैं, जानते हैं कि उसने क्या बताया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में सर्कुलर ऑर्बिटल में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए घूमते रहते हैं, अर्थात वो ऊर्जा कोई उत्सर्जन नहीं करते हैं, ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं होती है। जिस कक्षा में है उसी में घूमते रहते हैं। अब है मेरा सेकंड पॉइंट बताया कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए घूमते रहते हैं, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये है हमारी एक कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है जो v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में भ्रमण कर रहा है। तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr होगा और mvr को जो होगा mvr n गुना h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करते हैं जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग n इंटू h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात यदि n का मान 1, 2, 3, 4 आदि रखा जाए तो हमें कक्षाओं का कोणीय संवेग मिलता रहता है और उसमें ही इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए घूमते रहते हैं। तो ये बताया था बोर ने। और फिर बोर ने बताया कि जिन कक्षाओं के कोणीय संवेग, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो जिनका कोणीय संवेग होता है उन कक्षाओं में घूमते हैं जिनकी कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ। और उन कक्षाओं को बोलते हैं स्थायी कक्षा। स्थायी कक्षा कह दीजिए या फिर कोष कह दीजिए या मुख्य ऊर्जा स्तर कह दीजिए, अर्थात इसमें ऊर्जा का कोई हानि या कोई ह्रास नहीं होता है। अब देखते हैं, यहाँ पर mvr है कोणीय संवेग जो कि n इंटू h/2π के बराबर है। यहाँ पे h जो है वो प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.625 गुणा 10⁻23 27 अर्ग सेकंड होता है, या इसे में अगर मैं किलोग्राम में बात करता हूँ तो किलोग्राम में इसे लिखा जाएगा 6.25 गुणा 10⁻34 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी हम कह सकते हैं। और n एक पूर्ण संख्या है जिसका मान 1, 2, 3, 4 आदि होता है, जो कि किसी कक्षा की मुख्य ऊर्जा स्तर होती हैं, मुख्य कक्षा होती हैं 1, 2, 3, 4 आदि। n को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। यह ऊर्जा स्तर 1, 2, 3, 4 या KLMN द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि कक्षा में भ्रमण कर रहा है, यदि वह कक्षा में भ्रमण करता है और यदि वह एक ही कक्षा में भ्रमण कर रहा है तो ऊर्जा कोई हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई ह्रास नहीं होता। परंतु यदि वह एक कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाता है या दूसरी कक्षा को छोड़कर पहली कक्षा में आता है तो उस दौरान वे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। तो देखते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण कब होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, जब इलेक्ट्रॉन देखो आप दिख रहा होगा ये डायग्राम के द्वारा, इसमें ये नाभिक है परमाणु का, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक है और नाभिक के अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और ये इसकी पहली कक्षा है। इस प्रकार 4 कक्षा दिखाई गई हैं जो कि नाभिक के चारों तरफ हैं। ये KLMN 4 मुख्य कक्षाएं हैं, 4 मुख्य कक्षाएं हैं। इसको मैं N1, N2, N3 भी कह सकता हूँ। तो मेरी जो पहली कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन अभी उपस्थित है और जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से चौथी कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा को अवशोषित करता है, अर्थात उसे घूमने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस समय उसे कहेंगे ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। अगर यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से चौथी कक्षा में प्रवेश करता है तो उस समय ऊर्जा का अवशोषण होगा, अर्थात उसे आवश्यकता ऊर्जा की होगी, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब है हमारा, यदि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का होगा उत्सर्जन, अर्थात उसके पास ऑलरेडी पहले से ऊर्जा होगी तो जिसका वो उत्सर्जन करेगा। तो ये था उत्सर्जन और अवशोषण की बात।
यदि कोई इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा स्तर से E2 ऊर्जा कक्षा में घूमता है या इसके विपरीत E2 से E1 में जाता है। यदि मैं पहली कक्षा को E1 कहता हूँ, दूसरी को E2 कहता हूँ, यदि वह E1 से E2 में जाता है या E2 से E1 में आता है तो उस दौरान वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। और ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है वह क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है, जिसे H/V से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दिख रहा होगा, जिसे क्वांटा कहते हैं। और देखो यह समीकरण बनाई है इसमें कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो अवशोषण होता है, चाहे तो वो पहली से चौथी कक्षा में जाएगा या चौथी से पहली कक्षा में आएगा, दोनों रूपों में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है, जिसको इस समीकरण के द्वारा दिखाया गया है। E2 माइनस E1 बराबर डेल्टा एच, क्योंकि ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा एच से करेंगे। और डेल्टा एच का मतलब है ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, जिसको मैं H/V यानी फोटोन कहता हूँ। यदि मैं V बराबर सी अपॉन लैम्डा V को सी अपॉन लैम्डा दिखाता हूँ, यानी V है प्रकाश, V है इलेक्ट्रॉन का वेग, C प्रकाश का वेग है, और लैम्डा है किसी प्रकाश के तरंग की तरंग दैर्ध्य है। तो ये समीकरण हमारी इस रूप में बन जाएगी। और जहाँ पर H/V क्वांटा यानी फोटोन है, डेल्टा एच ऊर्जा का परिवर्तन है, तो ये समीकरण हमारी उत्सर्जन अवशोषण के लिए है। तो इस प्रकार बोर्न ने बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है वो H/V यानी क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। तो मेरा टॉपिक फिनिश होता है। यदि ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और यदि ये वीडियो आपको समझ में आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।